आज की क्लास के अंदर मैं आपको C4 साइकिल पढ़ाने जा रहा हूं। ये जो C4 साइकिल है, राइट, इसको सबसे पहले किसने बताया था? हैच एंड स्लैक ने। हैच एंड स्लैक ने, है ना। किस में बताया था? गन्ने व मक्के में। गन्ने व मक्के में, ठीक है। शुगरकेन और मेज के अंदर इस साइकिल को बताया था C4 साइकिल। इसको C4 साइकिल कहते हैं या हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। इसको हम डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड साइकिल, डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड साइकिल, ठीक है, एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा वो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त होता है। जो याद रखना, जो प्रथम जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, राइट, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अच्छा, इस साइकिल के अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त होता है, जिसका नाम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इस चक्र को C4 साइकिल कहते हैं। इसलिए साइकिल को क्या बोलते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। जिन पादपों में यह चक्र चलता है उन्हें C4 पादप कहते हैं। जिन पादपों में यह चक्र चलता है उन्हें C4 पादप कहते हैं। जिन पादपों में चक्र चलता है उन्हें C4 पादप कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है अधिकांश C4 पादप एक बीजपत्री होते हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि सारे के सारे C4 पादप एक बीजपत्री होते हैं। मैंने कहा है, ध्यान दीजिएगा, अधिकांश C4 पादप एक बीजपत्री होते हैं। जैसे मक्का, है ना, गन्ना, है ना, इत्यादि। अच्छा, याद रखो, एक अपवाद है यहाँ पर, है ना, अपवाद है कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा गेहूं व जौ। गेहूं और जौ, अपवाद क्या है? गेहूं और जो जौ है वो एक बीजपत्री होने के बावजूद भी, एक बीजपत्री होने के बावजूद भी एक बीजपत्री होने के बावजूद भी C3 पादप है ना। अच्छा, याद रखना, कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी C4 चक्र चलता है। मतलब कुछ द्विबीजपत्री पादप भी C4 चक्र चलता है, अर्थात वे भी क्या होंगे? मतलब वो भी C4 पादप कहलाएंगे। कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी C4 चक्र चलता है, जैसे चीनोपोडियम, एमेरेंथस, यूफोर्बिया, ठीक है। चीनोपोडियम, एमेरेंथस, यूफोर्बिया, ये द्विबीजपत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी C4 चक्र इनके अंदर चलता है। तो मतलब कहने का ये कि अधिकांश C4 पादप एक बीजपत्री होते हैं, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी C4 चक्र चल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। और कुछ ऐसे C4 पादप भी हैं, राइट, कुछ ऐसे एक बीजपत्री पादप भी हैं गेहूं और जो
उसके बावजूद भी उनके अंदर C3 चक्र चलता है। तो ये अपवाद आप लोगों को जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखो C4 पादपों में CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। एक बार तो क्या होता है, RuBp प्लस CO2, तो क्या बनेगा Pga, और एक बार PEP प्लस CO2 इक्वल टू OAA, है ना। तो 2 बार CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है। CO2 का स्थिरीकरण कितनी बार होगा भाई? 2 बार होगा। CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है C4 पादपों में, जबकि आपने C3 पादपों में देखा था केवल 1 बार ही स्थिरीकरण होता है। चलो, CO2 आपूर्ति बिंदु, CO2 आपूर्ति बिंदु जो है, CO2 आपूर्ति बिंदु वो 2 से लेकर 10 ppm तक पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि इन पादपों को कम CO2 चाहिए। कल आपने क्लास में पढ़ा था कि C3 पादपों को 50 से 150 ppm की आवश्यकता है। यहाँ पर 2 से 10 ppm CO2 भी अवेलेबल होगी तो भी ये प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। दूसरा, यहाँ पर याद रखना कि अधिक तापमान पर अधिक उत्पाद देते हैं, अधिक तापमान पर अधिक उत्पाद देते हैं। ये अधिक तापमान पर अधिक उत्पाद देते हैं। वहाँ पर आपने देखा था कम ताप पर अधिक उत्पाद देते थे C3 पादप। यहाँ पर अधिक प्रकाश तीव्रता पर अधिक उत्पाद देते हैं। अधिक प्रकाश तीव्रता पर अधिक उत्पाद देते हैं, अधिक तापमान पर अधिक उत्पाद देते हैं। यहाँ पर ये अधिक प्रकाश तीव्रता पर अधिक उत्पाद देते हैं। वहाँ आपने C3 पादप में देखा था कम प्रकाश तीव्रता पर अधिक उत्पाद देते थे। ये अधिक प्रकाश तीव्रता पर अधिक उत्पाद देते हैं, ठीक है। चलो, अब इनके अंदर संवहन पुल के चारों तरफ पुल्लाच्छद पाई जाती है। संवहन पुल के चारों ओर पुल्लाच्छद यानी कि बंडल शीट पाई जाती है, बंडल शीट उपस्थित, ठीक है। संवहन पुल के चारों ओर पुल्लाच्छद उपस्थित, मतलब कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके चारों तरफ पुल्लाच्छद होती है, ठीक है। नाउ अब सबसे बहुत खास पॉइंट, और वो है कि C4 पादपों की पत्तियों में क्रैंच शारीरिकी यानी कि क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। अब ये क्रैंच एनाटॉमी की क्या विशेषता है? तो 2 विशेषताएं। नंबर 1 विशेषताएं, पहले तो क्रैंच का मतलब क्या होता है? रिंग, वलय, है ना। क्रैंच का मतलब क्या होता है? वलय। तो संवहन पुल के चारों ओर पुल्लाच्छद यानी कि बंडल शीट पाई जाती है। पहली बात तो बंडल शीट उपस्थित, संवहन पुल के चारों ओर पुल्लाच्छद यानी कि बंडल शीट उपस्थित, संवहन पुल के चारों ओर पुल्लाच्छद यानी कि बंडल शीट उपस्थित होती है। और दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर क्रैंच एनाटॉमी, यहाँ पर दो प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के हरित लवक कौन कौन से भाई? एक तो जो होता है वो होता है
पर्ण मध्योतक हरितलवक, पर्ण मध्योतक हरितलवक, और ये पुल्लाच्छद हरितलवक। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है बेटा? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पुल्लाच्छद कोशिकाओं में उपस्थित, पुल्लाच्छद कोशिकाओं में उपस्थित, कोशिकाओं में उपस्थित, संख्या में ज़्यादा, संख्या में ज़्यादा, संख्या में ज़्यादा, आकार में छोटे, और इनमें ग्रेना उपस्थित, ग्रेना उपस्थित, और यहां पर ये क्या है? पर्ण मध्योतक हरितलवक, ग्रेना उपस्थित। यहां पर क्या होगा? ये कहां पर है? पर्ण, सॉरी, ये यहां पर, ये तो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित, ये पुल्लाच्छद कोशिकाओं में उपस्थित। अभी डायग्राम बनाएंगे। पुल्लाच्छद कोशिकाओं में उपस्थित। दूसरा, संख्या में कम, संख्या में कम, ये आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में बड़े। संख्या में कम है लेकिन आकार में बड़े। यहाँ पर ग्रेना उपस्थित है और यहाँ पर ग्रेना अनुपस्थित। इसको बोलते हैं एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रेना उपस्थित, ग्रेना अनुपस्थित, आकार में छोटे, आकार में बड़े, संख्या में ज़्यादा, संख्या में कम, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित, पुल्लाच्छद कोशिकाओं में उपस्थित। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर पुल्लाच्छद हरितलवक के यहाँ पर लिख दूँ मैं कि इनमें जेड स्कीम अनुपस्थित होती है। जेड स्कीम अपन ने पढ़ी थी ना, जेड स्कीम, राइट? जेड स्कीम अनुपस्थित, यहाँ पर जेड स्कीम अनुपस्थित। पुल्लाच्छद हरितलवक में जेड स्कीम नहीं होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ATP NADPH2 वगैरह का यहाँ पर ये जो जेड स्कीम है, यहाँ पर मतलब जेड स्कीम के अंदर ATP NADPH2 का निर्माण नहीं होगा और O2 का भी इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये C4 पादपों की पत्तियों में क्रांच शारीरिकी पाई जाती है। संवहन पुल के चारों ओर पुल्लाच्छद रिंग के रूप में पाई जाती है। पुल्लाच्छद कैसी पाई जाती है? रिंग के रूप में, रिंग के रूप में पाई जाती है। और यहाँ पर दो प्रकार के हरितलवक पाए जाते हैं, एक होता है पर्ण मध्योतक हरितलवक और एक होता है पुल्लाच्छद हरितलवक। अब क्रेंच एनाटोमी कैसी दिखाई देती है? क्रेंच एनाटोमी कैसी दिखाई देती है तो वो आपको बताता हूँ। ये तो जैसे ऊपरी अधिचर्म में, ये निचली अधिचर्म है ना। C4 पादपों की पत्ती, ये C4 पादप की पत्ती बना रहा हूं मैं, है ना। उनके अंदर क्रांच शारीरिकी कैसी होती है वो आप देखिएगा। क्रांच शारीरिकी किस तरीके की है वो ध्यान से देखना है। ये विशेष है, ये मैंने पुल्लाच्छद कोशिका बनाई है, पुल्लाच्छद कोशिका, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर पर्ण मध्योतक कोशिकाएं बनाई है। ये सब पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये क्या है? पर्ण मध्योतक कोशिका। और ये क्या है? पुल्लाच्छद कोशिका, पुल्लाच्छद कोशिका, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है? ये सब
ये क्या चीज़ है? तो ये पर्णमध्योतक हरितलवक, पर्णमध्योतक हरितलवक, पर्णमध्योतक कोशिका में क्या होंगे? पर्णमध्योतक हरितलवक होंगे। और ये यहाँ पर देखिए, ये वाले, ये पुल्लाच्छद कोशिका में क्या होंगे? पुल्लाच्छद हरितलवक, पुल्लाच्छद हरितलवक, ठीक है। और ये तो समनपुल है ही, ठीक है। तो पर्णमध्योतक कोशिका बोले तो क्या चीज़? मीजोफिल सेल। और पुल्लाच्छद कोशिका मतलब बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल। और ये क्या है? मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है? बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो आपके सामने बनी हुई है, ये C4 प्लांट की एक लीफ बनी हुई है जिसमें कि क्रेंच एनाटॉमी को बता रखा है, जिसमें कि क्या बता रखा है? क्रेंच एनाटॉमी को बता रखा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो इसका मतलब साफ है कि C4 पादपों में डाइमॉर्फिक द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। C4 पादपों में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, डाइमॉर्फिक। क्लियर? चलो, अब और क्या है, कुछ खास बातें और भी बताते हैं। नाउ C4 चक्र में एक CO2 के स्थिरीकरण के लिए 5 ATP व 2 अणु NADPH2 की आवश्यकता होती है, राइट। तो नेचुरल है कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, ये भी तो डार्क रिएक्शन का ही एक, C4 साइकिल भी तो एक डार्क रिएक्शन की साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बार साइकिल चलेगी, तो ये साइकिल 6 बार चलेगी, तो 6 बार चलेगी, तो यहाँ पर भी क्या चाहिएगा बेटा? तो C4 चक्र में 6 CO2 के स्थिरीकरण, 6 CO2 के स्थिरीकरण के लिए 30 ATP व 12 NADPH2 की आवश्यकता होगी। C4 चक्र में 6 CO2 के स्थिरीकरण के लिए 30 ATP व 12 NADPH2 की आवश्यकता पड़ेगी। 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, 12 NADPH2 की आवश्यकता होगी। नाउ C4 चक्र में एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 66 ATP की आवश्यकता, 66 ATP की आवश्यकता, 66 ATP की आवश्यकता। 66 कैसे? ये बेटा देखो 30 ATP तो यहाँ से आ गया, ये तो आ गया। नाउ एक NADPH2 बराबर 3 ATP, तो 12 NADPH2 बराबर 12 × 3, तो 36 ATP यहाँ से बन जाएंगे। तो 30 तो यहाँ से आए और 36 यहाँ से आ गए, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? 66। C3 साइकिल में आपने देखा था एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए 54 ATP की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर ये जो ATP की गणना है, यहाँ पर जो ATP की गणना है, ये पूरी की पूरी क्या हुई है? चेंज हुई है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये बिंदु
आपको ध्यान रखने हैं सारे के सारे, ये जितने बिंदु है ये सब आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब जब बात C4 साइकिल की चलती है तो C4 साइकिल को बनाएंगे कैसे? तो बड़ी सिंपल सी साइकिल है। ये साइकिल उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी कि आपने C3 साइकिल पढ़ी थी। बहुत सिंपल सी साइकिल है। मैं यहाँ पर दो ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, राइट। आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइकिल है इसमें ये क्या चीज़ है, ये क्या बना रखी है, डेट इज नोन एज पर्ण मध्योतक हरितलवक बना रखा है। और आप जानते हो कि पर्ण मध्योतक हरितलवक किस में पाया जाता है? पर्ण मध्योतक कोशिका में पाया जाता है। और ये क्या है? पर्ण मध्योतक हरितलवक, और ये क्या है? पुल्लाच्छद हरितलवक है। दो जगह पे साइकिल चलेगी ना, क्रांज एनाटोमी में होती है, तो पुल्लाच्छद हरितलवक, पुल्लाच्छद हरितलवक। तो ये किस में होगा? पुल्लाच्छद कोशिका में। पुल्लाच्छद कोशिका में ये साइकिल चलेगी, मतलब पुल्लाच्छद कोशिका में पुल्लाच्छद हरितलवक होता है और पर्ण मध्योतक कोशिका में पर्ण मध्योतक हरितलवक होता है। तो अब क्या होता है, साइकिल कैसे चलती है वो आप देखें। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर प्रथम ग्राही जो है वो CO2 का प्रथम ग्राही जो होता है, राइट। CO2 का प्रथम ग्राही, बाहर से आने वाले CO2 का प्रथम ग्राही एक 3 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है जिसका कि नाम है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, यहाँ लिखें साइड में, PP का मतलब होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। 3 कार्बन युक्त होता है और ये पेप्को की प्रेजेंस में जुड़ता है। पेप्को समझते हो क्या होता है? साइड में लिख देता हूँ, पेप्को क्या होता है? PPCO। ये होता है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। तो दोनों जुड़ेंगे तो सबसे पहला एक स्थायी उत्पाद बनेगा जिसका कि नाम है OAA। ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये प्रथम स्थायी उत्पाद है ना, प्रथम स्थायी उत्पाद, तभी तो इसको C4 साइकिल कहा है। ये प्रथम स्थायी उत्पाद है। ठीक है, अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड शीघ्र ही एक अन्य 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ये साइकिल बड़ी सिंपल सी है, मैलिक एसिड में बदल जाता है और इस दौरान NADPH2 बदल जाएगा किसमें? NADP के अंदर। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बदल जाएगा मैलिक एसिड में। अब क्या होता है, ये जो मैलिक एसिड होता है वो ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से और ये ट्रांसपोर्ट होकर परिवहन करके और ये मैलिक एसिड आ जाता है किसमें? पुल्लाच्छद हरितलवक, यानी कि पुल्लाच्छद कोशिका में आ जाता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड है ये तो 4 कार्बन कंपाउंड है ना। अब ये जो मैलिक एसिड होता है इसका क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ NADPH2 से NADP बना था, जानते हो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर NADP से NADPH2 बनेगा, राइट। वहाँ पर NADPH2 से NADP, यहाँ पर NADP से NADPH2 और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को घेन कौन करता है?
इसको गेन करता है कौन? RuBp। RuBp गेन करने के बाद में क्या बनाता है? डेट इज PGA। और इस तरीके से अलग अलग C4, C5, C7 उत्पाद तो बनते ही हैं और एक ग्लूकोज भी बनता है यहाँ, C6H12O6। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मिनिएचर स्वरूप जो आप देख रहे हो, यहाँ पर C3 साइकिल है और यहाँ पर ऑलरेडी रिबिस्को एंजाइम भी है। यहाँ रिबिस्को है, वहाँ पर पेप्को है। 2 बार CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है ना, एक बार CO2 का स्थिरीकरण ये हुआ और एक बार ये हुआ, ये देखो ये CO2 का स्थिरीकरण। तो यहाँ पर भले ही आप C4 साइकिल पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर इस पुल्लाछल हरित लवक में C3 साइकिल भी चल रही है। तो ये तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 बाहर निकला मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो मैलिक एसिड से क्या बन गया? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड बन गया। तो जब इससे मैलिक एसिड के अंदर 4 कार्बन है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया तो 1 कार्बन कम हो गया, तो ये कितना है? 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। अब ये पायरुविक एसिड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर परिवहन करके, और जानते हो कहाँ चले जाता है? पायरुविक एसिड में चले जाता है, यहाँ पर चले जाएगा। मतलब ये चला गया कहाँ पर? पर्णमध्युतक हरित लवक में चला गया, यानी कि पर्णमध्युतक कोशिका में चला गया। ये पायरुविक एसिड अब शीघ्र यहाँ पर PPDK का प्रयोग होगा। एक एंजाइम होगा PPDK। PPDK क्या होता है? फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज PPDK की प्रेजेंस में जानते हो यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ पर ATP से बन जाएगा AMP, ATP से AMP बन जाएगा और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेंगे। अरे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बदल गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेंगे और ये जो पायरुविक एसिड है ये एक दूसरे 3 कार्बन युक्त कंपाउंड में चेंज हो जाएगा और वो क्या चीज़ है? PEP है। तो ये जो आपके सामने साइकिल बना रखी है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ साइकिल है, तुम्हारे NCERT जैसी साइकिल नहीं है ये, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ये साइकिल बना रखी है। ये कौन सी है अपनी? तो डेट इज C4 साइकिल। ये कौन सी साइकिल है? C4 साइकिल है। क्लियर? अच्छा, अब C4 प्लांट्स के लिए एक और बताना चाहूँगा, एक बात लास्ट बताना चाहूँगा, राइट, कि C4 पादपों में O2 की अधिक सांद्रता, C4 पादपों में O2 की अधिक सांद्रता प्रकाश संश्लेषण को संदमित नहीं करती। C4 पादपों में O2 की अधिक सांद्रता प्रकाश संश्लेषण को संदमित नहीं करती, अर्थात C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नामक, मतलब प्रकाश श्वसन मतलब फोटो रेस्पिरेशन C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नामक, अर्थात C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नामक वेस्टफुल फिनोमिनन नहीं चलता। वेस्टफुल फिनोमिनन नहीं चलता है ना, क्योंकि वहां पर आपने C3 पादपों में तो क्या देखा था कि O2 की अधिक सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण संदमित हो जाता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर O2 की अधिक सांद्रता प्रकाश संश्लेषण को संदमित नहीं करता था। C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नामक वेस्टफुल फिनोमिनन नहीं चलता। इसलिए C4 पादप C3 पादपों से ज़्यादा उत्कृष्ट हैं, C4 पादप C3 पादपों से ज़्यादा उत्कृष्ट, इसलिए C4 पादप C3 पादपों से ज़्यादा उत्कृष्ट, इसलिए C4 पादप C3 पादपों से ज़्यादा उत्कृष्ट हैं।
तो ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे जैसे गन्ने को, गन्ना C4 पादप है ना, गन्ना, ये जो गन्ना होता है, गन्ना जो कि C4 पादप प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पादप है। ठीक है, तो ये जो था अपना, दैट वाज ऑल अबाउट द C4 प्लांट। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको C3 पादप पूरे पढ़ाए थे, आज जो पढ़ाए हैं वो मैंने कंप्लीटली आपको C4 पढ़ाए हैं। आर यू गेटिंग? एग्जाम्पल के साथ में और साइकिल चक्र के साथ में। ऑलराइट, अब जो बाकी है इसमें कैम चक्र बचा है, प्रकाश वशन बचा है और प्रकाश संश्लेषण प्रभावित करने वाले कारक बचे हैं। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।